हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं ये हिस्ट्री की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, तमिलनाडु बोर्ड की है, रेफरेंस उसी का है और जो कि आपको एनी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी, जो कि यूपीएससी के लिए तो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम्स में भी जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, इसे आप कवर कर सकते हैं इससे। ये आपको सिलेबस वाइज है और जो है जिसमें मैं भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद मिडेवल, फिर मॉडर्न पढ़ाऊँगी। उसके बाद जो है इसी तरीके से सारे सीक्वेंस वाइज सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट हेल्पफुल होंगे। तो इस सीरीज़ में चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 6 चैप्टर है। जिसने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, इन्होंने इससे पहले के सारे चैप्टर्स वो जाकर के वीडियोज़ देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एक प्ले लिस्ट भी बनी हुई है जिसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर के अबाउट आज मैं बात करूंगी। यानी इसके पहले तो वैदिक कल्चर और हड़प्पन कल्चर, इस तरीके से मैंने सारी बातें करी हैं। अब इस पर बात करें तो जैसे इसमें टॉपिक्स है, क्या क्या पढ़ेंगे। सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मौर्य, यानी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस सोर्स से हमें पता चलता है। तो जैसे कि मौर्य के सोर्स के अबाउट पता चलेगा, यानी मौर्य डायनेस्टी के सोर्सेज क्या क्या थे, कहाँ से उनके अबाउट पता चलता है। नेक्स्ट बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके अचीवमेंट्स बात करेंगे, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी उन्हें मतलब वही फाउंडर थे, तो उस पर बात करें। और नेक्स्ट है अशोका एंड हिज अचीवमेंट्स, यानी अशोका के अचीवमेंट्स और जो उनके धम्म पे बात करेंगे। नेक्स्ट उनके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के सैलेंट फीचर्स बात करेंगे, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। और नेक्स्ट हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर पे भी बात करेंगे, उनका थोड़ा सा स्टार्ट वहीं से हुआ था आर्ट एंड कल्चर का। और नेक्स्ट बात करें तो डिक्लाइन के काजेज़ भी देखेंगे कि उनके मौर्य डायनेस्टी में डिक्लाइन क्यों हुआ। तो इस तरीके से हम चैप्टर्स जो है कवर करेंगे। और थोड़ा सा आपको अगर ये बता दें रेफरेंस में कौन कौन से चैप्टर मैंने कवर किया, तो इसे जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री पे जियोग्राफिकल फीचर्स का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि इंडिया की जियोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंस आप देखते ही हैं जैसा कि। और उस पर हिस्ट्री पे क्या क्या उसने इफेक्ट पड़ा, यानी कि कैसे वो बिल्कुल सपोर्टिव रही उस टाइम के अकॉर्डिंग, ये सब बात मैंने की है। उस जो भी बचा है मैंने बताया कि वो पूरी जियोग्राफिकल बेस्ड है, तो इसलिए इसका जो भी मैंने ब्रीफ में कवर किया है और कॉम्प्रिहेंसिव हम नेक्स्ट उसमें जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पे बात की, जो हड़प्पन कल्चर है, आईबीसी इसको कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद हमने वैदिक कल्चर भी जो है कवर किया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने जैनिज्म बुद्धिज्म से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर हमने कवर किया है। नेक्स्ट देखा जाए तो राइज ऑफ मगधा एंड अलेक्जेंडर इन्वेजन पे मैंने बात की, यानी अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, जो सिकंदर जिसको कहा जाता है, उसके बाद मैंने बात की है उनका इन्वेजन कैसे क्या हुआ। नेक्स्ट और मगध के राइज पे बात की है। तो इस तरीके से हमने 5 चैप्टर्स कवर किए हैं। 6 चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर ओपन्स अ न्यू इरा इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि मॉडर्न एम्पायर ने एक नया इरा स्टार्ट किया था हिस्ट्री में। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी वाज अचीव्ड, यानी कि उस टाइम अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूँ तो जो अखंड भारत का आज हमारा सपना है, एक यूनाइटेड नेशन यानी देश बनाना है, तो उसका जो है स्टार्ट वहीं से हुआ था, यानी फाउंडेशन, क्योंकि अखंड भारत की शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके पहले पूरा भारत एक तरीके से बटा हुआ था, लेकिन वहीं से जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो उसने नॉर्दर्न इंडिया को पूरी तरीके से उसे ऑक्यूपाइड कर लिया। उसके बाद सदर्न इंडिया में भी काफ़ी हद तक उसका कंट्रोल रहा। धीरे धीरे अशोका, बिंदुसारा, उसका अशोका का टाइम आते आते नीचे यहाँ कर्नाटका तक उनका इन्फ्लुएंस रहा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो हिस्ट्री राइटिंग हैज़ द बिकम क्लियर फ्रॉम द पीरियड, यानी कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे इसके रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमको पता चलता है। तो कुछ इंडिजिनियस रिसोर्सेज हैं और कुछ फॉरेन रिसोर्सेज हैं। तो इंडिजिनियस कुछ हैं, कुछ फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनसे हमको पता चलता है। तो देखिए क्या क्या है लिटरेरी सोर्स में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि हमें बताता है उनका एडमिनिस्ट्रेशन के अबाउट, उनका पूरा सिस्टम क्या था। वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि अर्थशास्त्र के अबाउट बताएं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र, नाम तो उसका अर्थशास्त्र, जिसके अकॉर्डिंग आप देख करके मतलब लगता होगा कि इकोनॉमिक्स का अबाउट है, बट उसमें इकोनॉमिक्स के पार्ट कम है, पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा कहा जा सकता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अबाउट ज़्यादा लिखा गया है उसमें। उससे अभी भी रेफरेंस लिया जाता है, एक अगर डेमोक्रेटिक स्टेट के अबाउट भी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अबाउट, उसमें से अभी भी रेफरेंस लिया जाता है, बहुत रिलेवेंट है। तो जो कि कौटिल्य ने लिखा था, तो वो अभी भी बताते हैं कि हमें मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे था, इन सब चीज़ों पे बात करता है, जिसको आर एस सामा शास्त्री ने 1904 में डिस्कवर किया था। तो उसमें 15 बुक्स हैं, जिसके 180 चैप्टर्स, सॉरी 180 चैप्टर्स हैं, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं इस तरीके से। और देखा जाए तो उसमें जो 3 पार्ट हैं उनके डिफरेंस है। फर्स्ट है जैसे कि डील्स विद द किंग, यानी फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो किंग और उसके काउंसिल के बारे में बताता है, किंग एंड काउंसिल, सॉरी काउंसिल समझ सकते हैं। और जो नेक्स्ट है सेकंड वाला, वो कवर करता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉज पे। तो देख सकते हैं। और थर्ड है वो डिप्लोमेसी एंड वार पे करता है, यानी कि फर्स्ट जो पर्सनल काउंसिल के अबाउट बताता है, यानी कि वो पॉलिटिकल साइंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अबाउट बताता है, पॉलिटी। सेकंड है जो कि जस्टिस के अबाउट बताता है कि सिविल एंड क्रिमिनल लॉज था क्या, कैसे वहाँ पर मतलब कि लॉ थे जो वो कैसे फॉलो किए जाते थे, उनको जस्टिस कैसे दिया जाता था, सेकंड जो था। और थर्ड में वो फॉरेन अफेयर्स था, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एक तरीके से कह सकते हैं। तो इस तरीके से वार पे था, डिप्लोमेसी पे था। तो इस तरीके से बहुत सॉरी है भी अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें तो जो है विशाख दत्त की मुद्राक्षस है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इससे हमें पता चलता है कि विशाख दत्त ने इसको लिखा था ऐसा एज अ ड्रामा के फॉर्म में। ड्रामा यानी इसको नाटक कहते हैं, थोड़ा सा इसलिए पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है। उसने लिखा था गुप्त पीरियड के अबाउट, जो उसी टाइम में भी। और उसके जो है असिस्टेंट, यानी वो बताता है कि कौटिल्य ने किस तरीके से असिस्ट किया था उनको, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त को, जिससे वो राजा बने। और नंद डायनेस्टी को बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि अगर थोड़ा सा रेफरेंस लें तो जो क्या कहते हैं कौटिल्य हैं, उन्होंने चाणक्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक शपथ लिया था, ओथ लिया था कि जो है मैं पूरी तरीके से नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इस तरीके से उनके लाइफ के 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहे। एक तो फर्स्ट है उन्होंने नंद डायनेस्टी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके मौर्य डायनेस्टी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। और सेकंड उन्होंने अर्थशास्त्र जो बुक है, जो कि आज भी रिलेवेंट है काफ़ी हद तक, वो उन्होंने लिखी। तो इस तरीके से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट के वर्क हैं। तो विशाख दत्त उन्हीं के अबाउट बताता है कि कैसे नंद डायनेस्टी का जो है डिस्ट्रॉय हुआ और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। तो इस तरीके से बताते हैं, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी बताते हैं उस टाइम का, तो सारी चीज़ें। और नेक्स्ट देखा जाए तो फॉरेनर में है मेगास्थनीज की इंडिका, यानी वो सेल्यूकस निकेटर जो था, उसने अपना एक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो वो क्या नाम उनका, मेगास्थनीज, उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। तो वो उसमें बात करते हैं, वो बताते हैं कि जो डिटेल अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अबाउट भी बताते हैं, और उनके कैपिटल सिटी के अबाउट बताते हैं जो कि पाटलिपुत्र में थी। और उनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बताता है। यानी कि थोड़ा सा इस बुक में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो पूरी तरीके से कुछ ही पार्ट इंडिया में है और बाकी नहीं है। लेकिन इनसे ये सारी चीज़ें पता चलता है। फर्स्ट तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है पता चलता है। सेकंड बात करें तो कैपिटल सिटी की बात करता है। थर्ड में बात करें तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बात करता है। यानी ये 3 चीज़ें वो बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र जो थी, और नेक्स्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एक राज्य के लिए। तो वो सारी इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो सोशल लाइफ में भी थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे क्या थी उनके टाइम में सोशल लाइफ। और नेक्स्ट हम देखें तो अदर लिटरेरी मतलब अदर लिटरेचर्स भी हैं, जैसे हमको पता चलता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, पुराणाज, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जातकाज। यानी जो पुराण है, यानी जिसको महापुराण कहा जाता है, जैसे 18 महापुराण है, उसमें मॉडर्न डायनेस्टी के और पता चलता है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी बौद्ध धर्म में जो लिटरेचर लिखे गए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे उसने जैन धर्म को फॉलो किया था, अशोक ने बुद्ध धर्म को फॉलो किया था। तो यानी उसके कंटेम्पररी थे उस टाइम में, काफ़ी रिलेवेंट, वो क्या कहते हैं, पॉपुलर था ये धर्म। तो वो उससे पता चलता है। और
जो है उसे पता चलता जाता है, यानी कि जो गौतम बुद्ध की स्टोरीज लिखी गई हैं उनसे। नेक्स्ट बात करें तो साइलोनीज क्रॉनिकल दीपवंसा और महावंशा, यानी दीपवंसा और महावंश ने भी इस पे, साइलोन के थे वो ऑथर्स, उन्होंने भी इस पे लाइट किया है, प्रकाश किया है, रोल ऑफ अशोका स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका, कि किस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म का श्रीलंका में स्प्रेड किया था। अब थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज बात करते हैं, यानी लिटरेरी रिसोर्सेज जो पुस्तकों में लिखा गया, आर्कियोलॉजिकल यानी जो पत्थरों पे लिखा गया है। तो एडिक्ट्स ऑफ अशोका, यानी अशोका के जो शिल्प थे यानी पत्थर पे जो लिखे गए थे, तो उन पे बात करें तो फर्स्ट डिस्फर्ड बाय द जेम्स प्रिंसेप, यानी इसे फर्स्ट टाइम जेम्स प्रिंसेप ने डिस्फर्ड किया था अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं। दे आर रिटन पाली लैंग्वेज एंड सम प्लेसेस ऑफ प्राकृतिक वाज यूज, यानी कि अगर देखा जाए तो उनके लैंग्वेज मोस्ट पॉपुलर पाली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, कुछ प्राकृतिक लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं उस टाइम के। जैसे कि आप अगर करंट में बताएं तो पाली लैंग्वेज और प्राकृतिक लैंग्वेज को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, अभी रिसेंटली 2024 में है, नहीं सॉरी हाँ 2024 में है, उसको दिया गया था अप्रॉक्सीमेटली नवंबर या दिसंबर समथिंग ऐसे कुछ करके, मुझे मंथली एग्जैक्ट नहीं याद है, बट 2024 में उसे दिया गया था। तो जैसे कि इस टाइम पे 12 क्लासिकल लैंग्वेज भी हो गई हैं, तो इसमें पाली प्राकृतिक आती है। नेक्स्ट पे बात करें तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज द एम्प्लॉयड फॉर राइटिंग, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो जो है वो राइटिंग के लिए यूज़ की जाती थी। इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज द फाउंड इन खरोष्टी लैंग्वेज, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी जिसको कहा जाता है ये गुजरात और राजस्थान वाला रीजन जो है, वहाँ पर खरोष्टी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और 14 मेजर रॉक्स, जैसे कि आप जानते भी हैं कि जो बहुत मतलब इंस्क्रिप्शन जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है उनका अशोका का शिलालेख जिसको कहते हैं वो 14 है, उसमें बहुत सारी जानकारी उससे मिलती है। टू कलिंगा एडिक्ट्स एंड फाउंड इन द न्यूली कन्क्वर्ड टेरिटरी, यानी 2 तो कलिंग में मिलती है जो कि नई टेरिटरी थी, यानी अशोका ने लास्ट वो क्या कहते हैं बैटल वहीं किया था कलिंग का, वार ऑफ बैटल या बैटल ऑफ कलिंगा या वार ऑफ कलिंगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो लास्ट बैटल उसने वहीं किया था कलिंगा पे, तो नई टेरिटरी थी। तो वहाँ पर 2 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, एक तो रीज़न था कि एक युद्ध से उनको माफ़ी मांगता था, एक तरीके से क्या हुआ था कि अशोका ने जो युद्ध हुआ था बहुत सारे लोग मारे गए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्टेड हुआ था, तो जिसके लिए उसने अपना युद्ध वाला नीति ही छोड़ दिया और उसने भेरी घोष से धम्म घोष पे आ गया था, नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो उसने वहीं पर उसके 2 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कलिंगा के। आगे हम बात करें तो माइनर रॉक्स और सम पिलर एडिक्ट भी हैं, यानी कि जो 14 तो मेजर रॉक्स हैं और कुछ माइनर रॉक्स भी हैं, उनके साथ साथ मेजर एडिक्ट्स भी हैं कुछ। एडिक्ट ऑफ अशोका डील विद द अशोका धम्म, यानी जो एडिक्ट्स हैं उन पे अशोका के धम्म पे बात की गई है। इंस्क्रिप्शन गिवन हिज ऑफिशियल, यानी उसके ऑफिशियल चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया उस एडिक्ट में। अगर देखा जाए तो 13th जो रॉक थी एडिक्ट वो गिव्स डिटेल हिज वार एंड कलिंगा, अगर 13 वो कलिंग के रीजन में ही लगाई गई, उसमें डिटेल में कलिंग के वार के अबाउट लिखा गया, नहीं कलिंग में जो वार हुआ था बैटल, उसमें कैसे कितने लोग मारे गए क्या क्या हुआ, तो उन सारी चीज़ों पे लिखा गया है। और नेक्स्ट बात करें तो पिलर एडिक्ट 7th गिव अ समरी ऑफ हिज एफर्ट प्रमोट द धम्मा एंड हिज विद इन हिज किंगडम्स, यानी कि उसने जो 7th रॉक एडिक्ट है तो वो उसमें धम्म के अबाउट बात की गई है। थोड़ा सा मैं बता दूँ जो रॉक एडिक्ट्स हैं उन पे आपको फोकस करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी रहती है इसमें, तो इसलिए आपको रॉक्स पे बात ध्यान देना है कि कौन कौन से रॉक्स के जो में क्या क्या है, मोस्टली थोड़ा इंपॉर्टेंट देखना है, मेजर ना कि जो है हर रॉक्स को याद करना है, कुछ है उनको याद करना पड़ेगा। तो जो 7th रॉक्स है जो इसमें जो 7 वाले में लिखा गया है धम्म के अबाउट। आगे हम बात करें तो अशोकन इंस्क्रिप्शन रिमेन द वैल्यूएबल सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ अशोकन मौर्य, यानी कि जो अशोका के वो है रॉक एडिक्ट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें अशोका के एम्पायर के अबाउट लिखा गया है। आगे देखा जाए तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्याज, अब इस सब सारी चीज़ें तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो कि बात करी, इनके एक तरीके से इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, लेकिन अब आगे हम बात करें यानी कि उनके रिसोर्सेज क्या क्या थे। अब आगे बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या क्या थी, कैसे वो उनका स्टेट क्या कह सकते हैं जो कि कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कि आप जानते ही हैं मौर्य डायनेस्टी का एम्पायर यानी उसी के हाथ में था और वो फाउंडर भी था।
तो जो कि 25 के एज में ही राजा बना था, यानी सबसे कम, बहुत कम एज में, जो कि आज देख सकते हैं 25 एज में अप्रॉक्सीमेटली डीएम बनते हैं, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो उस टाइम राजा बना था एक बहुत इतने बड़े साम्राज्य का। उसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में थी। उसने नंद डायनेस्टी को पूरी तरीके से किल करके, यानी कि उससे बैटल करके किल कर किया उसे किसी तरीके से। उसके बाद बैटल में फिर उसने एक जो है घनानंद, यानी नंद डायनेस्टी का जो घनानंद राजा था उसको, उसके बाद उसने पाटलिपुत्र को कैप्चर किया। हिनस्टाक्स असिस्टेड, यानी कि उसको कौटिल्य ने असिस्ट किया था कि क्या कैसे करना है सारी चीज़ें। आपने अगर जैसे एक चंद्रगुप्त सीरियल करके आता था उसमें जो है दिखाया गया, या फिर आपने सुना भी होगा चंद्रगुप्त के बारे, तो उसने असिस्ट किया। उनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, या विष्णुगुप्त भी उनके बचपन का नाम था। तो सारी चीज़ें आफ्टर फॉर्मली इस्टेब्लिश हिज पावर इन द गंगेटिक वैली, यानी कि वो एक तरीके से उसने गंगेटिक वैली को पूरी तरीके से कैप्चर किया। हुआ क्या, जैसे बिहार में मगध था, धीरे धीरे उसने यहाँ तक पूरा कैप्चर किया। थोड़ा सा कलर लाइट ले लें। अगर ये तो ये सारे ये एरिया उसने कवर किया। आगे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट इस गंगेटिक प्लेन पे उसने अपना पूरा रीजन कवर करने के बाद मार्च किया नॉर्थ वेस्टर्न, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इस वाले रीजन में उसने मार्च किया। उसके बाद सबड्यूड द टेरिटरीज टू द इंडस, यानी इंडस रिवर तक उसने कुछ टेरिटरीज कवर कर ली, कैप्चर कर ली। आगे देखा जाए तो मूव सेंट्रल इंडिया, फिर लास्ट में उसने सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव किया, यानी बिहार, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रीजन में। ऑक्यूपाइड रीजन आर नॉर्थ नर्मदा, यानी नर्मदा वैली तक, यहाँ जो नर्मदा वैली रिवर गई वहाँ तक इसने धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। आगे थोड़ा सा बात करें 305 में हर मार्च अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर, यानी सेल्यूकस निकेटर से उसने युद्ध किया। फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर हार गया, तो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे ट्रेटी कर ली। और जो है जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी बेटी की शादी कर दी इनसे, तो एक तरीके से हॉर्नर सिटी बन गई इन दोनों के बीच में। तो वहाँ बात करें तो सेल्यूकस निकेटर ने इनको कुछ एरिया भी अपना दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हिम, सारी ये सब सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। सेल्यूकस निकेटर ने जो है इनको कुछ एरिया दिया था, जिसमें ट्रांस इंडस टेरिटरी, नेमली अरिया, अराकोसिया एंड गद्रोसिया, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में उसने कुछ एरिया उनको दिया था। तो जो कि उसमें फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने उसमें मिला लिया था। ही आल्सो गेव अ डॉटर मैरिज, जो कि हमने बात की कि उन्होंने मौर्यन प्रिंस से शादी कर दी, यानी मौर्य से सीधे कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य से ही शादी की थी। चंद्रगुप्त मेड ऑफ द गिफ्ट 500 एलिफेंट टू सेल्यूकस निकेटर, यानी कि अगर सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियाँ गिफ्ट की थी। तो एक तरीके से उनका फादर इन लॉ थे, तो उन्होंने इनको गिफ्ट भी किया। और सेल्यूकस निकेटर ने इनको जो है मेगास्थनीज, यानी कि अपना जो एम्बेसडर था इनके दरबार में भेजा, जो कि तो इस तरीके से उनका चंद्रगुप्त मौर्य का डायनेस्टी थी, यानी कि उनका रूल था, उनके अकॉर्डिंग उनके टाइम पीरियड था। आगे हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस जैनिज्म, हाँ वो जैनिज्म को फॉलो करता था। तो फाइनली जब एक बार हुआ क्या कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक तरीके से ड्रॉट आ गया था नॉर्थ इंडिया में, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल दुखित हो गया और उसने राज्य को छोड़ने के लिए सोच लिया। और उसने अपना थ्रोन अपने पुत्र को बिंदुसार को सौंप करके श्रवण बेलगोला, यानी कि मैसूर जो आज का कर्नाटक है, यहाँ से पहाड़ियाँ हैं, श्रवण बेलगोला यानी जो है वहीं हिल्स पर वो चला गया, और बिंदुसार के साथ, सॉरी भद्रबाहु के साथ, और वहीं पर उसने अपना ये क्या कहते हैं, उसने अपने प्राण दे दिए। प्राण उसमें संथारा, उसमें कुछ और कहा जाता है, लेकिन उन्हें संथारा आज कहा जाता है। उनको जैनिज्म का एक फेमस टर्म है, जिसमें संथारा में होता है क्या कि लोग बिना खाए पिए कुछ दिन तक रहते, धीरे धीरे बिना खाए पिए उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने संथारा प्रैक्टिस फॉलो किया था। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जा कर के, यानी कि संथारा प्रैक्टिस से अपने प्राण दे दिए थे। तो संथारा के और थोड़ा सा मैं बात करूँ तो भी रिसेंटली आपने सुना होगा, एक 3 साल की अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर की बच्ची थी, उसको कोई इसी तरीके से बीमारी हो गई थी, जो कि ट्रीटमेंट नहीं, मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद भी ठीक होने के कोई चांसेस नहीं थे। तो उनके गुरु ने उनको जो है सजेस्ट किया था कि इसको संथारा प्रैक्टिस के थ्रू इनका वो किया जा सकता है। तो उस बच्ची ने संथारा प्रैक्टिस किया था और फाइनली उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से संथारा है, जो कि स्टार्व्ड हिमसेल्फ डेथ, यानी कि जो अगर बिना खाए पिए कुछ दिन बाद उनकी डेथ ऑटोमेटिक हो जाती है।
तो ये जैनिज़्म, इस तरीके से आपको पता चलता है कि इन्होंने जैनिज़्म धर्म को फॉलो किया था। आगे हम बात करें तो थोड़ा सा बिंदुसार पे बात कर लेते हैं। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड था 298 से लेकर के 273 तक। तो बिंदुसार कैल्ड ग्रीक, यानी ग्रीक भाषा में उनको कहा जाता है अमित्र घात, जिसका मीनिंग होता है स्लेयर ऑफ द एनिमीज, यानी अपने दुश्मनों को नष्ट करने वाला। ही सेड टू हैव कंकर्ड द दक्कन अप टू मैसूर, यानी दक्कन से मैसूर तक इन्होंने कब्जा किया था, उसकी तरफ आक्रमण किया था। दक्कन यानी जिसको सेंट्रल इंडिया का कहा जाता है ये पार्ट, और जो है मैसूर यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सारा राज्य को कवर किया। आगे बात करें तो तारनाथ द टाइबेटन मांग स्टेट्स द बिंदुसारा कंक्वर्ड 16 स्टेट्स कंप्राइजिंग लैंड बिटवीन द टू सीज, यानी जो तारनाथ से टाइबेटन मॉन्क, यानी तिब्बत के मॉन्क थे, तिब्बत में भी बुद्धिज्म जैसे कि रिलाई करता है। तो वहाँ के मांग ने बताया कि जो है इन्होंने इनका जो शासन था वो एक तरीके से दो समुद्रों के बीच में था। दो समुद्र के बीच में, यानी कि यहाँ का कह सकते हैं एक इधर समुद्र एक इधर समुद्र। आगे हम बात करें तो संगम तमिल लिटरेचर से भी पता चलता है कि मौर्यन इन्वेजन साउथ में भी हुआ था। देयर द साइड मौर्यन एम्पायर अंडर द बिंदुसारा एक्सटेंडेड अप टू मैसूर, लेकिन ये कंफर्म है कि उन्होंने मैसूर तक के युद्ध किया था, मैसूर तक पूरा कब्जा भी किया था। अब आगे बात करें तो बिंदुसारा रिसीव्ड दाइमाकस एज एम्बेसडर फ्रॉम द सीरियन किंग एंटिकस, यानी एंटिकस ने जो है इनको अपना एक एम्बेसडर भेजा था। सीरियन एम्बेसडर यानी सीरिया के राजा थे। तो बिंदुसार रोट एंटियोकस फर्स्ट आज उसका स्वीट वाइन मांगा था, और एक पत्र लिख करके ड्राइड फिक्स मांगा था, सॉफिस्ट मांगा था, नहीं कुछ स्लेव्स मांगे थे। लेटर सेंट ऑल बट अ सॉफिस्ट बिकॉज अ ग्रीक लॉ प्रोहिबिटेड सेंडिंग ऑफ सॉफिस्ट, यानी कि जो एंटियोकस थे उन्होंने बाकी सारी चीज़ें भेजी, लेकिन वहाँ पर स्लेव का ये क्या कहते हैं ट्रेड करना इलीगल था, तो इसलिए उसने भेजा नहीं। आगे बात करें तो बिंदुसार सपोर्टेड द आजीविका, यानी बिंदुसार ने आजीविका का सपोर्ट किया, यानी कि जो धर्म बौद्ध धर्म और उसमें जैन धर्म में जो भिक्षु थे उनको। आगे बात करें तो बिंदुसार अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन, यानी उज्जैन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ का उन्होंने गवर्नर अपने बेटे को नियुक्त किया, अशोक को। अब थोड़ा सा मैं अशोका बात कर लेती हूँ। तो अशोका बात करें तो अशोका द ग्रेट 273 से 234 तक 32 तक इनका टाइम पीरियड था, यानी कि 72 से लेकर के 32 तक। आगे हम बात करें तो दिस इज लिटिल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्ली लाइफ ऑफ द अशोका, यानी अशोका की अर्ली लाइफ के बारे कुछ पता नहीं चलता, बहुत कम ही लिखा गया है। तो वो जहाँ से पता ज़्यादा चलता है कि वो उज्जैन का गवर्नर बना और सप्रेस द रिवोल्ट तक्षशिला, यानी तक्षशिला में जो रिवोल्ट था उसने दबा दिया, उसके पिता के अगेंस्ट हो रहा था। और 4 टाइम के इंटरवल में अशोका एक्सेशन टू द थ्रोन एक्चुअल कोरोनेशन, यानी कि अगर देखा जाए तो अशोका का टाइम पीरियड तो 273 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसका राज्य का टाइम पीरियड 269 से स्टार्ट हुआ था, यानी 4 साल वो राजा नहीं बना। लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि वो 4 साल तक स्ट्रगल किया, 4 साल में उसने अपने भाइयों को मारा, 99 भाई को, और उसके बाद वो राजा बना, ऐसा कि कुछ इतिहासकार का मानना है। तो उसके बाद यंगेस्ट ब्रदर तीसरा वाज स्पेयर्ड, बट अकॉर्डिंग टू तारनाथ ऑफ द तिब्बतन अशोका किल्ड ओनली 6 ब्रदर्स, यानी कि देखा जाए तो सब जितने भी ऑथर्स हैं सबका मत अलग अलग है। तो एक का तो मत है कि उसने मारा ही नहीं, एक का मत है उसने सिर्फ 6 भाइयों को मारा। तो इस तरीके से देख सकते हैं अशोका की फोटो ये है। Ashoka's edict also refers to his brothers acting as first in the administration, बट कुछ रिसोर्सेज हमें पता चलता है कि उनके एडिक्ट से मीन्स पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ 6 भाइयों को मारा था और उनके भाई उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल भी थे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें कहा जाता है कि वो हैं यानी कि मतलब कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट भी दिखाई गई हैं, तो उस पर बात करते हैं।
आगे हम बात करें तो हाउएवर इज सक्सेशन क्लियर द सक्सेशन ऑफ द अशोका इज डिस्प्यूटेड वन, लेकिन ये है कि सक्सेसर में वार हुआ था और काफ़ी डिस्प्यूटेड मैटर भी था, इसलिए 4 साल लेट अशोका ने ज्वाइन किया। लेकिन कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत हैं, तो इसमें बहुत सारे मत हैं, इसमें मैं कुछ क्लियर नहीं कह सकती। लेकिन अशोका का एम्पायर देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ राजस्थान, पंजाब और का एरिया, गुजरात, ये पूरा यहाँ गांधार, सिद्धापुर, चोला डायनेस्टी से ऊपर तक इनका था। इधर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाटलिपुत्र तक गया तक था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा था इनका शासन पीरियड, यानी राज्य भी। आगे हम बात करें तो हाउएवर इट इज़ क्लियर दैट द सक्सेशन ऑफ द अशोका वार डिस्प्यूटेड। अब थोड़ा सा अशोका के बारे में बात कर लेते हैं। तो अशोका राइन्स वाज अ विक्टोरियस वार विद कलिंगा 261, यानी कि अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलिंगा वार, जो कि 261 में हुआ था। तो जिससे अशोक ने उससे प्रभावित होकर उस फिर युद्ध करना भी छोड़ दिया था। उसने वहीं से धम्म अपना लिया, धम्म नीति। तो उसके बाद ऑल्दो देयर इज नो डिटेल अबाउट द काज एंड कोर्सेज ऑफ द वार, यानी वार का कोई काज एंड कोर्स नहीं मिला कि क्या कैसे हुआ था, उसका रिजल्ट क्या निकला। फाइनली यही पता चला कि बहुत सारे लोग मारे गए, जिसकी वजह से अशोक ने अपने वार को या फिर अपने स्टेट को एक्सपांड करना बंद कर दिया। ऑल्दो देयर इज नो डिटेल अबाउट द काज एंड कोर्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, इन सब चीज़ों पे बात करें तो अशोका हिमसेल्फ द रॉक एडिक्ट 13, यानी कुछ चीज़ों पे उन्होंने डिस्क्राइब किया अशोका ने अपने एक कलिंग का जो 13 रॉक एडिक्ट था उस पर 150,000 वर किल्ड एंड मेनी टाइम्स दैट अ नंबर पेरिश, यानी उसने कहा कि 150,000 यानी 50,000 के 1,50,000 के करीब लोग मारे गए थे। तो और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, इन सब चीज़ों पे देखा जाए। और अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द कलिंगा वार वाज द अशोका एम्ब्रेस्ड, और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलिंगा वार का इफेक्ट, और अशोका एम्ब्रेस्ड हुआ और बुद्धिज्म को उसने फॉलो कर लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, जिसके वजह से उसने फाइनली बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। और कुछ दिन उपगुप्त के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बात करें। अब थोड़ा सा अशोका के बुद्धिज्म पे बात कर लेते हैं। तो अशोका का अकॉर्डिंग टू द सम स्कॉलर हिज कन्वर्सेशन टू बुद्धिज्म कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज्म वाज द ग्रेजुअल एंड नॉट इमीडिएट, यानी कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि धीरे धीरे हुआ था अशोका के पर बुद्ध का इफेक्ट, ना कि एक सडनली हुआ था, जैसे कि कलिंग वार के अबाउट कहा जाता है। अबाउट 261 में अशोका बिकम अ शाक्य उपशाक्य एंड 2.5 ईयर लेटर, यानी कि वो कुछ दिन शाक्य भी रहा, कुछ दिन उपशाक्य भी रहा अशोका, और उसके बाद भिक्षु मॉन्क भी बना। देन ही गिव अप हंटिंग, उसने पूरी तरीके से जो शिकार करना उसको छोड़ दिया। बोध गया घूमने गया, ऑर्गेनाइज कुछ मिशन भी किए गए से रिलेटेड बौद्ध धर्म से, जैसे कि 3rd बौद्धिस्ट काउंसिल भी उसने करवाई थी पाटलिपुत्र में। आगे देखा जाए तो ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर कल धर्म महामंत्राज, उन्हें धर्म महामंत्राज रखा, जो कि बुद्धिज्म को प्रमोट करता है। उसे एक तरीके से एक डिपार्टमेंट भी अलग बनाया, स्पीड प्रोग्रेस ऑफ धम्मा, और धम्म की नीति को उसने प्रमोट किया। आगे हम बात करें 241 में ही विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, यानी पहले तो बोध गया था, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। सेकेंड वो लुम्बिनी गार्डन गया, जहाँ पर उनका फाइनली जन्म हुआ था। ही आल्सो विजिटेड वेरी हॉली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म लाइक सारनाथ, उसने जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्लेसेस थे वहाँ पर गया, और फाइनली सारनाथ जिसको वाराणसी में है वहाँ भी गया, जहाँ पर बौद्ध धर्म ने यानी बुद्ध ने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी। आगे हम बात करें तो बुद्ध श्रावस्तियन कुशीनगर भी गए थे, श्रावस्ती में भी उन्होंने अपने बहुत सारे मोस्ट ऑफ द टाइम बिताया था। उसके बाद आगे उन्होंने कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, वहाँ भी गए थे अशोक। तो ही सेंट अ मिशन टू श्रीलंका अंडर हिज सन एंड डॉटर, यानी उसने अपने बेटे महेंद्र वर्मन और बेटी संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा फॉर म्यूचुअल रिलेशन के लिए, और फाइनली बौद्ध धर्म को फॉलो करने के लिए। तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बना बोधि ट्री का एक ब्रांच भी लगाया था, जो कि बोध गया में बोधि ट्री है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने क्या कहते हैं ज्ञान लिया था। तो उसका एक ब्रांच लेकर गए, वहाँ लगाया भी था उन्होंने। अशोका कन्वेंट द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र
240 BC in order to strengthen the Sangha. It was presided over the Mughal Tasputra, यानी थर्ड पाटलिपुत्र में उसने अपना बुद्धिस्ट काउंसिल भी रखा 240 में, और उसके मुगल तीस ने उसको प्रिजाइड भी किया। तो इस तरीके से अशोका का धर्म था। एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर। अब अशोका के एम्पायर के बहुत थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अशोकाज इंस्क्रिप्शन मेंशन द सदर्न मोस्ट किंगडम चोलास पांड्यास सत्यपुत्र एंड केरला पुत्रास एज अ बॉर्डर स्टेट, यानी जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं अशोका का कहाँ तक बाउंड्री थी। यहाँ चोला ये केरला पुत्र पांड्यास इन सब के बॉर्डरिंग पे था, यानी वो सदर्न इंडिया भी उसने काफ़ी हद तक कवर किया था। आगे बात करें तो दीज स्टेट्स रिमेन आउटसाइड द मौर्यन एम्पायर, यानी इस ये मौर्यन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में नहीं आया, इन्होंने अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए रखा। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, यानी राज तरंगिनी जो कश्मीर के एक स्कॉलर थे, उन्होंने अपने कल्हड़ जो कश्मीर के स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी बुक राज तरंगिनी में भी जिक्र किया कि मॉडर्न डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस जम्मू कश्मीर तक रहा, फाइनली उनके अंडर में ही रहा। तो इस तरीके से बात करते हैं, और ये भी पता चलता है कि नेपाल भी मौर्यन एम्पायर के अंदर में ही था। द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाज द ऑलरेडी डेमार्केटेड चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अगर इस मैप में देखा जाए तो ये सारा रीजन भी उन्होंने कवर किया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही। और प्रेजेंट टाइम का अगर देख सकते हैं तो ये देखिए, जो कि प्रेजेंट टाइम का ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसको पूरा उसने कवर किया था। तो इस तरीके से उसका एक्सपांसन था, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ये पहला पार्ट है, और बाकी वीडियो में हम अशोक का धम्म और सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और देखिए जो भी प्रॉब्लम्स हों आप हमें शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें कमेंट करके बता सकते हैं जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो भी आपको पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।